नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे जो पर्सन बैंक का राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक अपन चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्यूशन इसका कर लिया। ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए दिक्कत होती है तो आपके लिए मैंने पहले से शानदार कंटेंट अपलोड कर रखा है। और वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs पिछले 11 साल के मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। और बाकी रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखो आपका क्वेश्चन ये रहता है कि PYQs रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चों 100% PYQs रिपीट होते हैं। आप नहीं मानते हो 2023 का पेपर देख लो, उसमें जो क्वेश्चन है वो 22, 21, 20, 19, 18 से उठाए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे आप 22 का देख लो, उसमें पुराने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 21 का देख लो, चाहे 20 का देख लो। बोर्ड का जो पेपर है वो PYQ से रिपीट होता है, ये गारंटी। हाँ, रही बात छोटे क्वेश्चंस, तो छोटे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सभी चैप्टर के आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, यूनिट डायमेंशन मात्रक विमा याद कर लीजिए। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के ऊपर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। सिंपल जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, यही छोटे क्वेश्चन पूछेगा। बाकी बड़े क्वेश्चंस PYQs रहेंगे। और जो बच्चे जो इससे आप मेरे से पूछते हो सर मैं तो पूरे साल नीट जेईई की तैयारी कर रहा था, बोर्ड की तैयारी अभी शुरू की है, तो मैं क्या करूं। तो आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो पूरा सिलेबस ढंग से कवर कर रखा है। न्यूमेरिकल वगैरह भी हम तो शानदार तरीके से कर रखे हैं, एक लेवल से कर रखे हैं। तो बोर्ड का लेवल तो कुछ है ही नहीं। दिक्कत आपको बताऊं कहाँ होती है, आपको दिक्कत होगी डेरिवेशंस वगैरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो उसके लिए देखो, आप नीट जो जेईई की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बोल रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, न्यूमेरिकल आप कर लोगे। रही बात डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स की, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी, तो ये गारंटी है डेरिवेशंस और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बड़े वाले, वो 100% PYQs ही होने वाले हैं। तो आपके लिए तो PYQs रामबाण है। ठीक है, PYQs कर लोगे तो आप आराम से, आप तो 95 प्लस पे जाओगे। कौन? जिन्होंने नीट जेईई की शानदार तैयारी पहले से कर रखी है। तो आप तो PYQs कर जाओ, आप खुद आके बोलोगे बाद में कि सर मैं PYQs करके आया तो मैं फायदे में रहा, और एक और बताओगे। नहीं मानते हो, आपके जो पीछे सीनियर्स उनसे पूछना, जिन्होंने लास्ट में तैयारी की थी और जो PYQs कर गया था वो ही फायदे में रहे थे। और आप बोलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो PYQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। जैसे मैं क्या करूंगा, आप मेरे से बोलते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, PYQ से कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, उनको लिख के आपको दे दूंगा, ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं भी PYQ से उठाता हूँ। तो सीधा सा क्यों ना वही कर लिया जाए, वो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लिया जाए। तो PYQs चैनल पे अपलोड है, PDF आप चाहे तो मेरे से परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 हिंदी के लिए, इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके जो इस चैप्टर से क्या आने वाला है, एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव है 10 नंबर का एक क्वेश्चन, एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से निम्नदान प्रश्न यहाँ से आएगा। और एक इसमें आपको फॉर्मूले सवाल दिया जाएगा। तो मार्क्स की बात होगी। फिर शुरू में बेस यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए, जो ये जो वोल्टा का समीकरण, धारा का समीकरण, ये। तो चलो हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। आप पहले ये जो थ्योरी है यहाँ पढ़ना, ये 1 लाइन थ्योरी है, इससे आपका पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा और छोटे क्वेश्चन यहीं से आपके रिपीट हो जाएंगे, बन जाएंगे यहीं से। तो ये थ्योरी है, आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, ये मैं थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपन सीधे मैं चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला है, प्रत्यावर्त धारा के एक संपूर्ण चक्कर में धारा का मान होता है। तो पूरे चक्कर में धारा का औसत मान क्या होता है, 0। प्रत्यावर्त धारा के संपूर्ण चक्कर में चाहे धारा हो चाहे वोल्टा हो, औसत मान कितना हो, 0, क्योंकि जितना आवेश प्लस में घुमा उतना माइनस में, तो औसत मान आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, याद रखें, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा और पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑब्जेक्टिव में क्या बोला है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान E0 है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वोल्टा जो VRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर V0 बाई रूट 2, या VM बाई V0 की जो VM भी लिख सकता है, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से ER में V की जगह E लिखा हुआ है, तो आंसर E0 बाई रूट 2 आ जाएगा। V की जगह E लिखा हुआ है। ऐसे धारा की बात करें, धारा क्या होती है, IRMS बराबर होता है I0 बाई रूट 2। अब यहाँ सवाल दो कैसे कैसे पूछते हैं, कई बार V0 का मान देके VRMS पूछ लेगा, या हो सकता है VRMS देके V0 पूछ लेगा, या तो ऐसे पूछेगा, या फिर अनुपात पूछ लेगा कि VRMS और मतलब वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात बताओ। वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS और V0 का अनुपात, तो ये कितना आएगा, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। उल्टा पूछे तो V0 बाई VRMS क्या हो जाएगा,
तो वो आपका √2 हो जाएगा। सेम कहानी धारा में बन जाती है, अनुपात पूछे तो। ठीक है, उसके बाद हो गया, क्लियर है। तो ये आप फॉर्मूला याद करके जाने, सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि वर्ग माध्य मूल मान और अधिकतम मान शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो आरएमएस बराबर नोट बाई अधिकतम मान, मतलब वी आरएमएस वी नोट बाई √2 और आई आरएमएस क्या रहेगा, आई नोट बाई √2 रहेगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, भारतवर्ष में प्रत्यय धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो इंडिया में, भारत में प्रत्यय धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और वोल्टा का जो मान होता है वो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो 220 वोल्ट होता है। किसके अंदर, इंडिया में। तो इंडिया, भारत में वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट होता है। इसका जो शिखर मान 220 का आता है, अगर सीधा ही पूछ ले तो वो 311 होता है। दो, अगर आपको वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट दे रखा है और शिखर मान, अधिकतम मान, पीक वैल्यू आपसे पूछता है तो 311 पॉइंट समथिंग 08 वोल्ट आती है, 08 वोल्ट आती है। 220 का झटका 311 का लगता है। 220 वर्ग माध्य मूल मान, 311 शिखर मान होता है। 220 का शिखर मान 311 होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहीं पे एक बात हो, जो प्रत्यावर्त धारा परिपथ या उपकरणों में धारा वोल्टेज के जो मान लिखे होते हैं, दिए होते हैं, वो वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर 50 हर्ट्ज हो गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, प्रत्यावर्त धारा परिपथ सामान्यतः, तो सामान्यतः क्या होता है, पढ़ लो, धारा का औसत मान 0 होता है। धारा का औसत मान 0 होता है, बाकी आप पढ़ लेना, बाकी गलत रहेंगे। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एलसीआर श्रेणी ऐसे परिपथ में धारा और वोल्टेज में कलांतर। तो बच्चों ये होता है 0 से π/2, क्योंकि अगर देखो π/4 वगैरह भी हो सकता है, π/2 भी। π/2 होता है शुद्ध प्रेरकीय या शुद्ध धारितीय परिपथ में। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का कलांतर 0 होता है। तो यहाँ वो फॉर्मूला आपने कलांतर पढ़ा होगा एसी परिपथ के लिए, एलसीआर श्रेणी परिपथ tan phi बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, इसमें बड़े में छोटा घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कलांतर 0 से π/2 होता है, किसमें, एलसीआर श्रेणी परिपथ का। ठीक, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक सुसंधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। तो जो संधारित्र है वो दिश धारा को बहने से रोकता है और प्रत्यावर्त धारा को बहने देता है। जबकि जो प्रयोक्ता कुंडली होती है, जो प्रयोक्ता कुंडली होती है वो प्रत्यावर्त धारा के मार्ग में अनंत बाधा उत्पन्न करती है, जबकि दिश धारा को बहने देती है। क्यों होता है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है, देखो संधारित्र का जो, इसका संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है प्रेरक, उसको बोलते हैं प्रेरक धारितीय प्रतिघात, वो होता है 1/ω/c होता है। और ओमेगा को अपन लिखेंगे 1/2 पाई एफ इंटू सी लिखेंगे। और एफ होती है आवर्ती, इसको न्यू से भी कई बार दिखाते हैं। और दिश धारा की आवर्ती 0 होती है, आवर्तकाल अनंत होता है। तो हाँ, जैसे आप आवर्ती 0 करोगे तो एक्स सी का मान क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया, किसका, संधारित्र का प्रतिरोध दिश धारा के लिए ज्यादा होता है, तो ये दिश धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। बाकी ऐसे आप एक्सएल बराबर ओमेगा एल से दूसरी कहानी भी समझ सकते हो। ठीक है, प्रेरकत्व किसको रोकता है, प्रत्यावर्त धारा को, और दिश धारा को बहने देता है। जबकि संधारित्र दिश धारा को रोकता है और प्रत्यावर्त धारा को बहने देता है। क्लियर, आगे बात समझ में। इसका सिमिलर क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा मैंने बता दिया आपको। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर होगा। तो अनुनाद की अवस्था में धारा और वोल्टा समान कला में होते हैं, तो कलांतर 0 होता है। क्या होता है, कलांतर 0, शक्ति गुणांक 1 होगा। शक्ति गुणांक cos फाई को बोलते हैं। तो यहाँ पे कलांतर 0 रहेगा अनुनाद की अवस्था में। अनुनाद क्या होता है, तो अनुनाद होता है एलसीआर परिपथ में अगर एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए, तो एक्सएल ओमेगा एल, एक्ससी 1/ω/c, और इस टाइम जो ओमेगा आवर्ती है उसको ओमेगा आर बोलते हैं। ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको नोट से भी दिखाते हैं, ओमेगा नोट से आता है 1/√LC आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात हुई यहाँ पे। ठीक, क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए गलत कथन चुनो। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में गलत कथन क्या होता है देख लेते हैं। आरोपित, देखो एलसीआर में क्या होता है, अपन ऐसा करते हैं ना, इधर अपन लेते हैं प्रतिरोध का विभवांतर, इधर अपन लेते हैं कौन सा, संधारित्र का विभवांतर, और इधर लेते हैं अपन, नहीं इधर लेते हैं प्रेरकत्व का, इधर लेते हैं संधारित्र का विभवांतर। तो देखिए प्रतिरोध, और जिधर प्रतिरोधों का विभवांतर उधर ही होती है आरोपित वोल्टा होती है। तो यहाँ पे धारा और वोल्टा भी इधर रहेगी। तो देखते हैं, पहला आरोपित विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान कला में, तो सही है, गलत कदम चुनना है यहाँ पे। आरोपित वोल्टेज और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच π/2, सही, कलांतर 90 का होगा। तीसरा बोला संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली, तो संधारित्र नीचे, प्रेरण कुंडली ऊपर, तो यहाँ कलांतर 180 डिग्री का होगा, पाई का होगा। तो ये इन्होंने कितना लिखा है, π/2, तो ये गलत हो गया। तो इसका यही आपको चुनना है। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा, सी रहेगा, बाकी ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है,
दिस धारा के लिए प्रयुक्त एमीटर के द्वारा प्रत्यय धारा नहीं बना सकते, क्योंकि देखो क्या होता है, जो दिस धारा वाले जो एमीटर वोल्टमीटर होते हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं और उनका औसत मान 0 होता है। क्या होता है, उनका औसत मान क्या होगा, 0, तो वो नाप नहीं पाएंगे। अगर मैं बात ये है कि आप एसी परिपूर्ण डीसी एमीटर वोल्टमीटर लगाओगे तो उनकी रीडिंग आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, 0 रहेगा उनका पाठ्यांक। तो प्रत्यय धारा डीसी एमीटर नहीं है, नहीं बोलेगा। पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यमान शून्य होता है, पूर्ण ऑप्शन 20 का सही रहेगा। क्लियर, आगे आ जाओ, अगला सवाल क्वेश्चन 10 क्या बोला है, वो ये बोला एक प्रत्यय धारा का शिखर मान 6 एम्पियर, शिखर मान अधिकतम वैल्यू पीक वैल्यू 6 एम्पियर, तो इस धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। तो अभी बताया था आपको क्या होता है, आई, ये फॉर्मूला याद रखिए, सीधा संबंध भी आपसे पूछ सकता है, आई आर एम एस बराबर आई एम बाई रूट टू या आई नोट बाई, तो 6/√2 कर लो, √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, मैंने ऊपर नीचे √2 कर दिया नीचे, तो ये 3√2 इसका आंसर रहेगा, 3√2 एम्पियर, 3√2 ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, 3√2 एम्पियर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती एसी मुख्य 220 वोल्ट का शिखर मान, अभी बात की थी मैंने, 311 वोल्ट आता है, 220 का 311 का कैसे करेंगे, ऐसे वी आर एम एस बराबर वी नोट बाई √2। अब यहां से वी नोट क्या आएगा, तो वी नोट आएगा √2 वी आर एम एस, तो आप √2 इंटू 220 जब करोगे तो 220 का माना 1.41 लिख के सोल्व कर लो, तो 220 ये करने पे 311 पॉइंट समथिंग आएगा, 311 वोल्ट रहेगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर बोला भी था, प्रत्यय धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। शिखर मान तो देखो आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई √2 ये होता है, तो शिखर मान यानी आई नोट बटे में आई आर एम एस क्या आएगा, निकाल लीजिए, ये √2 आएगा, क्या आएगा, √2 आएगा, तो ये इसका अनुपात कितना होगा, √2, जहां भी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति गुणा एलसीआर श्रेणी परिबंध शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक होता है कोस फाई होता है, क्या होता है, कोस फाई, और फाई क्या होता है, तो फाई होता है, फाई क्या होता है, धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर होता है एसी परिपथ में। तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ यानी परिपथ में केवल प्रतिरोधी हो तो धारा वोल्टा समान कला में होते हैं, कलांतर 0 होता है, तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का शक्ति गुणांक 1 आता है। ऐसे ही शुद्ध धारिता है, मतलब परिपथ में केवल संधारित्र ही है तो कलांतर 90 डिग्री का होता है, शुद्ध प्रेरक है तो भी कलांतर 90 डिग्री का, दोनों ही केस में कलांतर 90 डिग्री होता है, तो शक्ति गुणांक 0 रहेगा। और शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, वो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टा आगे होती है, धारा पीछे, वोल्टा 90 डिग्री आगे होती है। शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा आगे होती है 90 डिग्री और वोल्टा पीछे होती है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो दोनों ही केस में शक्ति गुणांक 0 रहेगा। एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक अधिकतम होता है 1 होगा एक्सएल, और जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तो इसका भी शक्ति गुणांक 1 होता है। अब याद कर लो 1001, शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1, शुद्ध धारिता एल या सी का 00 और एलसीआर अनुनाद का एक्सएल बराबर एक्सी में 1 आता है, 1000 मतलब बाबा जी 1008 ऐसे 1001, ठीक है, तो ये एक्सएल बराबर एक्सी रहेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शक्ति गुणांक अधिकतम के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अगला क्वेश्चन, युक्ति जो वोल्टा को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। देखो जो ट्रांसफॉर्मर ना वो वोल्टा को धारा को चेंज करता है, आवृत्ति को चेंज नहीं करता। ये सवाल पूछ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या चीज परिवर्तित रहती है, तो आवृत्ति परिवर्तित रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं करता, वो केवल वोल्टा बढ़ाता है घटाता है। ठीक है, तो युक्ति जो वोल्टा को बढ़ाता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। वो भी कौन सा, तो ये होगा ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, जो स्टेप अप होगा, जो वोल्टेज बढ़ाएगा उसको स्टेप अप स्टेप डाउन अपचाई बन जाएगा, तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर रहेगा। क्लियर है, आगे क्वेश्चन है, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है, यहाँ होगा ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ऑप्शन ए इसका। अनुनाद के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ऊपर बात भी हुई थी, तो एक्सएल बराबर एक्सी यानी एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी रहेगा, तो इसका आंसर ए रहेगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ये ट्रांसफॉर्मर का सवाल है, क्या बोल रखा है, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रम, लपेट नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या क्रम से 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है द्वितीय कुंडली में प्रति फेरों में विभवांतर, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए, वेरी सॉरी एक मिनट को ना,
देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है कौन सा, N1/N2 बराबर होता है V1/V2, और धारा की बात को जिधर वोल्टेज ज्यादा होता है उधर धारा कम होता है I2/I1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अपने धारा से यहाँ मतलब नहीं, अपने को क्या फेरो की संख्या और वोल्टेज से मतलब है, तो मैं I1 I2 के टर्म्स को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे देखो प्राथमिक कुंडली में लपेटे कितने दे रखे आपको, 1000 दे रखे हैं, बात क्लियर। द्वितीय कुंडली में कितने दे रखे हैं, 3000 दे रखे हैं, तो N2 कितना हो गया, 3000 हो गया। V1 क्या बोला, यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में यहाँ पे 80 वोल्ट आ रहा है, तो V2 निकाल लो यहाँ से। तो देखो ये 0 0 कट जाएगा, तो V2 यहाँ से आपको मिलेगा, इसको आप सोल्व करोगे तो V2 80 गुणा 3 यानी 240 वोल्ट आएगा। लेकिन 240 नहीं, ये बोल रहा है प्रति फेरे। तो दूसरी कुंडली में कितने फेरे हैं, द्वितीय कुंडली में आपके पास 3000 फेरे, तो प्रति फेरा कितना आएगा, तो आप प्रति फेरा 240 बटे में आप 3000 का जब भाग लगाओगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 0। एक बार ऐसा करते हैं अपन, इसको आप 3 इंटू 1000 कर लो, तो कितना का 3 8 24, ठीक है, यानी 80 बटे में आएगा 1000 आएगा, कितना आएगा, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा ये 0.0 क्या आएगा, 0.080 यहाँ देखो ऑप्शन डी 0.080 वोल्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो 0.08 वोल्ट, 0.080 वोल्ट प्रति फेरे, पूरे नहीं पूछ रहा, प्रति फेरे पूछ रहा है। 240 तो पूरे में सब में आ रहा ना, तो 0.08 वोल्ट, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 17वां क्या बोला है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है तो वोल्टता बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, वोल्टता को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः, तो ये होता है जूल उस्मन, क्या होता है, जूल उस्मन, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला बोला है प्रतिबाधा इंपीडेंस का ऐसा ही मान, चाहे प्रतिबाधा हो चाहे प्रतिघात हो, प्रतिरोध सारे ही प्रतिरोध है, तो इसका मात्रा क्या रहेगा, ओम, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र है, तो एसी को प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन चेंज करता है, दिष्टकारी करता है, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर या दिष्टकारी, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, क्लियर। आगे आ जाओ, अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान वाले सवाल। सवाल नंबर 1 क्या बोला है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व या संधारित्र दोनों होते हैं तो परिपथ की परिणामी रुकावट को बोलते हैं प्रतिघात। अभी तो बात हुई थी, देखो प्रतिघात कब होता है, रुकना, प्रतिघात नहीं प्रतिबाधा, वेरी सॉरी, रुकना एक मिनट रुकना। तो देखिए प्रतिरोध प्रतिघात तो जब अकेला परिपथ में या तो संधारित्र हो या प्रेरकत्व हो तो धारा के मार्ग में रुकावट को बोलते हैं प्रतिघात, और प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व या संधारित्र दोनों तो धारा के रास्ते में, धारा के मार्ग में अवरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा। तो किसका आंसर क्या रहेगा, प्रतिबाधा, क्या रहेगा, प्रतिबाधा, 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 क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को बोलते हैं तो वाटहीन धारा, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं वाटहीन धारा, वाटहीन, वोल्टलेस, वाटहीन धारा। उसके बाद क्वेश्चन 23 क्या बोला है, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर बना यह एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने के काम आता है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर, क्या होगा इसका आंसर, ट्रांसफॉर्मर रहेगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है, जो क्या काम करता है, वोल्टता को बढ़ाता है घटाता है, धारा को भी बढ़ाता है घटाता है। जिधर वोल्टेज ज्यादा हो उधर धारा कम होती है, और जिधर फेरे ज्यादा होते हैं उधर वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मर केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, आवर्ती में नहीं। अभी ऊपर बात हुई थी, ये आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो इसमें आएगा आवर्ती, ठीक है। फेजर का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, फेजर का मान क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित, क्या होगा, परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र में धारा की वोल्टता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कहलाता है शिखर मान, क्या कहलाता है, मान, शिखर मान कहलाता है, शिखर मान बोल दो एक ही बात, शिखर मान कहलाता है, ठीक है। 27 क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युत वाहकबल वोल्टेज धारा के मान को बोलते हैं ताक्षणिक मान, क्या बोलते हैं, ताक्षणिक, क्या बोलेंगे, ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक, ठीक है। आगे आ जाओ 28 में, 28 में क्या बोला है, श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान तो ये होता है Z बराबर
वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का वर्ग, ये होता है प्रतिबाधा। फॉर्मूला लिखना आपको प्रतिबाधा वाला। उसके बाद है 29 प्रतिबाधा का मात्रक, तो प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। 30 अभी बात हुई थी संधारित्र दिष्ट धारा के मार्ग में। संधारित्र किसमें? डीसी दिष्ट धारा क्या मार्ग अवरुद्ध करता है। 31 ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य परिण म्यूचुअल इंडक्शन, इसका अर्थ आपको लिखोगे अन्योन्य, कौन से का? 31 का अन्योन्य, मैं बोल रहा हूं सारा लिख लेना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन 32 क्या बोला है? शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक का मान दो। शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक, शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक 0 होता है, चाहे शुद्ध प्रेरकत्व हो चाहे शुद्ध धारिता, क्योंकि शक्ति गुणांक होता है cos 5। और शुद्ध प्रेरकत्व और धारिता, शुद्ध धारिता यानी संधारित्र में कलांतर 90 डिग्री का π/2 का होता है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो शुद्ध प्रेरकत्व हो चाहे शुद्ध धारिता हो शक्ति गुणांक 0 रहेगा और शुद्ध प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक 1 रहेगा और एलसीआर अनुनादी परिपथ में शक्ति गुणांक कितना रहेगा? आपका 1 रहेगा। क्या बात क्लियर है? तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, ये आप खुद कर लेना, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव। आगे अपन करेंगे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।